Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology with Jagriti. So in this video we are going to deal about bacteriophage and bacteriophage क्या है आपका एक टाइप का एक वायरस है जो बैक्टीरिया को ईट करता है। तो ये वाला जो वीडियो है ये मेनली उसकी लाइफ साइकिल के लिए है जिसमें हम पढ़ेंगे कि उसकी लाइटिक साइकिल कैसी होती है, लाइसोजेनिक साइकिल कैसी होती है और बैक्टीरियोफेज किन कंडीशंस के अंदर अपनी लाइसोजेनिक साइकिल से लाइटिक साइकिल में स्विच करता है। ये कुछ रेफरेंसेस है। तो सबसे पहले बैक्टीरियोफेज से स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज द डायग्राम और ये डायग्राम आपने देखा होगा एनसीईआरटी की बुक्स में। आई थिंक 8th में भी 8th 9th में जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला चैप्टर है वहाँ पे भी ये डायग्राम है। 11th में भी आपका जब एनिमल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर रहता है तो वहाँ पे भी ये डायग्राम है। सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है। तो अब बैक्टीरियोफेज के बारे में देखते हैं क्या है कि दे रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया तो सभी को इन्फेक्ट करते हैं, बहुत सारी डिजीजेज है जो बैक्टीरिया से होती है, लेकिन बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला भी एक ग्रुप है जिसे वायरस का ग्रुप है जिसे आप बैक्टीरियोफेज कहते हैं। अगर आप इसका नाम ही देखेंगे ना तो फेज मतलब होता है खाना। फेज जो वर्ड है इसका मतलब ईटिंग से होता है। तो बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को खाने वाला, ठीक है। इट डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक डब्ल्यू टॉड जो ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते थे और फेलिक्स डी हैले जो फ्रांस से बिलोंग करते हैं। इन्होंने इंडिपेंडेंटली अलग अलग इसको क्या करा, खोजा। लेकिन ये जो टर्म है ये डी हैले ने दिया है। तो आपको अगर ये आना चाहिए कि किसने इसको डिस्कवर कराया है और ये जो टर्म है वो किसने कॉइन करा है। देखिए अब मीनिंग ऑफ बैक्टीरियोफेज, इसका मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया ईटर, क्योंकि फेज स्टैंड फॉर ईटर। तो बैक्टीरिया ईटर एक ऐसा ग्रुप ऑफ वायरस, ऐसा ग्रुप है वायरस का जो बैक्टीरिया को फीड करता है, बैक्टीरिया पे फीड करता है या उनको किल करता है। देखिए जो गंगा का पानी है ना उसमें भी बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं। दे ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू इन्फेक्ट आर्की। ओके, दिस इज आर्की। सो आर्की को भी इन्फेक्ट करने की इनमें एबिलिटी होती है। देखिए जब आप मोनेरा किंगडम पढ़ते हैं ना, हमारा जो क्लासिफिकेशन किया गया है लिविंग वर्ड का वो 5 किंगडम्स में करा गया है, जिसके अंदर आप मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया देखते हैं। तो जो मोनेरा है आपका उसके अंदर आप सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को डील करते हैं और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं। तो इसी के अंदर आप मेजरली एक तो आप यू बैक्टीरिया देखते हैं जिन्हें हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं और एक आपके आर्की बैक्टीरिया भी आते हैं। आर्की बैक्टीरिया उन बैक्टीरियाज के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है जो हार्श कंडीशन में, बिल्कुल ऐसी कंडीशन जहाँ आप सोच नहीं सकते कि लाइफ पॉसिबल भी है, वहाँ पे रहते हैं। जैसे बहुत गर्म पानी का जो आपका स्रोत है उसमें कोई एसिडिक एरिया है जहाँ पे आप सोच नहीं सकते कि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। मेथेनोजेंस हो गए, जैसे थर्मोएसिडोफाइल्स हो गए, हेलोफाइल्स हो गए जो बहुत ही खारे पानी वाली जगहों में होंगे। तो यहाँ पे बैक्टीरिया, तो ये जितने भी हार्श हैबिटेट में रहने वाले बैक्टीरिया उनको आर्की बैक्टीरिया के अंदर रखा गया है। So like all virus, when the outside the host, they are metabolically inactive and therefore are described as an obligate parasite. चलिए ये लाइन समझाने से पहले ना मैं आपको 2 टर्म समझाती हूँ। देखिए उनको समझना बहुत ज़रूरी है। एक टर्म है फैकल्टेटिव, एक टर्म होता है ऑब्लिगेट या ऑब्लिगेटरी। अब ये 2 टर्म समझने तो मैं आपको एरोबिक कंडीशंस या एरोब्स के माध्यम से समझाऊंगी ताकि आप इजीली से इन्हें रिलेट कर सकें। एक टर्म है फैकल्टेटिव एरोब, एक है ऑब्लिगेटरी एरोब्स। एरोब्स क्या हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं जो एरोबिक रेस्पायरेशन करते हैं। मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिन्हें रेस्पायरेशन क्या है, ग्लूकोज से एनर्जी, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना है एनर्जी का फॉर्मेशन करने के लिए। तो ये वाला जो प्रोसेस है जिनको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करना होता है, जैसे कि हम एरोबिक रेस्पायरेशन करते हैं, इसीलिए हम एरोब्स हैं। और जिन्हें ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में करते हैं जो ऑर्गेनिजम्स, वो एनारोबिक रेस्पायरेशन करते हैं, तो वो एनारोब्स हो गए। लेकिन मैं यहाँ पे एरोब्स की बात कर रही हूँ, मतलब ऑक्सीजन से रिलेटेड है। अब आप समझिए, अगर मैं बोलती हूँ कि ऑब्लिगेटरी एरोब्स है कोई ऑर्गेनिज्म, तो उसका मतलब क्या है कि विदाउट ऑक्सीजन वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। ऑब्लिगेशन है उसके लिए, वो चीज़ ज़रूरी है। अगर वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं हुई तो उसमें रिस्पायरेशन नहीं होगा और एट द एंड उसकी डेथ हो जाएगी। कोई भी ऑर्गेनिज्म है विदाउट ऑक्सीजन, अगर वो ऑब्लिगेटरी एरोब है तो विदाउट ऑक्सीजन वो अपना रेस्पायरेशन नहीं कर सकता। लेकिन वहीं पे अगर कोई ऑर्गेनिज्म फैकल्टेटिव एरोब है, फैकल्टेटिव मतलब एक टाइप से फैसिलिटी टाइप, ओके। इसका मतलब है कि अगर ऑक्सीजन उसे मिल गई तो वो रेस्पायरेशन करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑक्सीजन के नहीं होने पर वो उसकी डेथ हो जाएगी, नहीं, वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी रेस्पायरेशन करेगा।
ठीक है, तो ये होता है ऑब्लिगेटरी कि उसके बिना सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, और फैकल्टेटिव में आपके पास एक ऑप्शन जैसा आ जाता है। तो अब ये क्या बोल रहा है कि जैसे कि सारे वायरस की तरह बैक्टीरियोफेज भी, ऑब्वियसली इट इज अ टाइप ऑफ वायरस, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो वायरस के बारे में हमें पता है कि वायरस क्या करते हैं, लिविंग होस्ट के बाहर, मान लीजिए फॉर सपोज ये टेबल है और टेबल में यहाँ पे कहीं वायरस है, तो इन अ क्रिस्टलाइन फॉर्म वो ऐसे ही पड़ा होगा, वो हार्मलेस है बॉडी के बाहर। लेकिन जैसे ही उसे एक लिविंग होस्ट मिलता है, द होस्ट शुड बी लिविंग होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे पैरासाइट वर्ड यूज करा गया है। क्योंकि पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें न्यूट्रिशन के लिए लिविंग होस्ट चाहिए, जबकि सैप्रोफाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर पर फीड करते हैं। अब क्योंकि इन्हें लिविंग होस्ट चाहिए, इसीलिए पैरासाइट बोला गया है। और बिना होस्ट के ये सर्वाइव नहीं कर सकते, अपनी मशीनरी नहीं चला सकते, अपना डीएनए रेप्लिकेशन या इनका जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो नहीं कर सकते, इसीलिए इसे ऑब्लिगेट पैरासाइट्स बोला गया है। अभी क्लियर है कि ऑब्लिगेट पैरासाइट से क्या मतलब है? तो वही बोला गया कि सारे वायरस की तरह ये भी जब होस्ट की बॉडी के बाहर होगा तो ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं, और इसीलिए इन्हें ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कहा गया है। Bacteriophages have also play a crucial role in development of genetic engineering and the biotechnology। आप बहुत देखेंगे एज अ आपका एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, आई थिंक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है वो, तो उसमें भी बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल किया गया था। तो ये आपका बायोटेक्नोलॉजी में और जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होते हैं। चलिए इसमें क्या है, अगर आप देखें तो वायरस के बारे में आप पहले एक चीज समझ लीजिए, वायरस में दो चीजें होती है। देखो वो सेल्यूलर नहीं है, सेल्यूलर मीन्स आप वायरस को सेल कंसिडर नहीं करते हैं। क्यों? बिकॉज उसमें सिर्फ दो ही चीजें हैं। उसमें दो चीजें क्या है, उसमें एक तो सिर्फ प्रोटीन कोट है और दूसरा उसमें न्यूक्लिक एसिड है। ये इसको आप मतलब वायरस को ना आप ए सेल्यूलर भी कंसिडर नहीं करते हैं, आप ना ही सेल्यूलर कंसिडर करते हैं। इसे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की किसी कुछ एक कड़ी सी माना जाता है। तो आपको जितने भी वायरस है उसमें आपको दो चीज देखने मिलेंगी, एक तो प्रोटीन मिलेगा, एक न्यूक्लिक एसिड मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसका ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ऊपर से हेक्सागोनल शेप का, ये इसका प्रोटीन कोट है। प्रोटीन कोट का मेन काम होता है वो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब दो ही न्यूक्लिक एसिड होते हैं, या तो आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, या फिर डीएनए होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। उनको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो इसके अंदर क्या होता है, लिखा है ना, प्रोटीन कैप्सिड कंटेनिंग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो जो बैक्टीरियोफेज है उसमें डबल स्ट्रैंडेड आपका डीएनए पाया जाता है। यहाँ जेनेटिक मटेरियल होगा, इसके नीचे वाला पोर्शन दिस इज कॉलर, ये जो है आपका फिर शीट आती है, ये आपका बेसल प्लेट हो गई और इससे निकल रहे हैं ऐसे टेल फाइबर्स। ये किसका डायग्राम है, आपका बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है। और डिटेल में अगर आप देखना चाहें तो ये आपका कैप्सिड है, दिस हेक्सागोनल शेप का होता है। अब यही शेप नहीं होता, लेकिन बैक्टीरियोफेज ये जो आपको दिखा रहे हैं इसमें ये वाला शेप है प्रोटीन कोट का। ओके, इसके अलावा इसमें आपका जीन इंसर्शन ये नहीं देखना है, बस आपने डायग्राम देखना है कि इसके अंदर क्या है। ये डबल हेलिकल क्या है, आपका डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ये इसकी नेक है, ओके, और ये बेसल प्लेट हो गए, ये स्पाइक्स हो गए, और यहाँ पे से आपके टेल फाइबर्स। ओके, चलिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बैक्टीरियोफेज की। इसके स्ट्रक्चर में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोट होती हैं, दो चीज होता है। और क्योंकि बैक्टीरियोफेज है तो न्यूक्लिक एसिड डबल स्ट्रैंडेड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। देयर न्यूक्लिक एसिड इज सराउंडेड बाय प्रोटीन कॉल्ड कैप्सिड। इनका जो न्यूक्लिक एसिड है वो प्रोटीन कोट से सराउंडेड होता है, जिसे कैप्सिड कहते हैं। लेकिन अगर आपने एक वर्ड और सुना होगा, कैप्सोमर्स। कैप्सोमर्स स्ट्रक्चरल यूनिट होती हैं कैप्सिड। तो कैप्सिड ना प्रोटीन कोट है, पूरा एक कोट है, और वो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है। उन छोटे छोटे यूनिट्स को क्या कहा जाता है, कैप्सोमर। न्यूक्लिक एसिड आपका वायरस, ये आपका डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी, सिंगल स्ट्रैंडेड भी। A unique feature present among the virus is the presence of complex tail structure in bacteriophage, which is involved in the recognition of host cell surface। ये जो टेल वाला स्ट्रक्चर है, ये देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ना बैक्टीरियोफेज का, हेल्प करता है अपने होस्ट पर जा करके बैठ करके उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। इसी टेल फाइबर्स की मदद से वो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि मेरा होस्ट क्या है, और फिर यहाँ पे से अपना क्या इंसर्ट करता है, अपना जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल है उसको इंसर्ट करेगा। This tail is also involved in the transfer of nucleic acid into the host cell during the first stage of infection। जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कर रहा होता है उस दौरान टेल फाइबर की मदद से, क्योंकि वो बिल्कुल इस तरीके से बैठ जाता है,
आपका स्ट्रक्चर देख रहा होगा। फॉर सपोज दिस इज तो बैक्टीरिया, ये आपका बैक्टीरियोफेज है। ये अपने स्पाइक्स की मदद से इस तरीके से क्या करेगा, यहाँ पे टेल फाइबर्स की मदद से बैठ गया और यहाँ से आपका, क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल इधर कहीं था राइट, यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल, तो यहाँ से ये थोड़ा सा ऐसा डाउन पुश करता है और आपको यहाँ अपना जेनेटिक मटेरियल आपके जो बैक्टीरिया उसके अंदर इंसर्ट करेगा। बट टेल इज ओनली प्रेजेंट इन सम, सारे ही फेजेस में टेल नहीं होती है। ओके चलिए अब देखिए, क्योंकि हमने लाइफ साइकिल के जो मेन वीडियो का पर्पस है वो लाइफ साइकिल के बारे में बताना है, तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन। हम सीधे लाइफ साइकिल पे ही स्विच करेंगे। द फेज यूजुअली फॉलो 1 और 2 लाइफ साइकिल, तो 2 फेज हैं इसकी, लाइटिक साइकिल फॉलो करेगा या फिर लाइसोजेनिक होगा। लाइटिक साइकिल वायरुलेंट होती है जबकि लाइसोजेनिक आपके टेम्परेट होती है। अब समझिए क्या कहना चाह रहा है। लाइटिक साइकिल में क्या होता है, जो बैक्टीरियोफेज है वो होस्ट की सेल मशीनरी को टेक ओवर कर लेगा और अपने कंपोनेंट्स बनाएगा और लास्ट में डिस्ट्रॉय कर देगा। तो लाइटिक साइकिल में लाइसिस होती है और लाइसिस मतलब ब्रेक होना होता है। लाइटिक साइकिल में बैक्टीरियोफेज गया, बैक्टीरिया के अंदर अपने प्रोटीन कोड अलग बनेंगे, डीएनए अलग बन रहा होगा, उसके पार्ट्स अलग बनने होंगे, लास्ट में सेल को फाड़ देता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है, उसका लाइसिस कर देता है और अपना सारा कंटेंट बाहर आ जाता है। जबकि लाइसोजेनिक में ऐसा नहीं होता। लाइसोजेनिक में फेज टेक ओवर द होस्ट सेल मैसेंजरी, अपना न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेट करेगा विदाउट डिस्ट्रॉइंग द सेल, सेल को बिना डिस्ट्रॉय करे हुए। तो आपने इसे याद कैसे रखना है, कंफ्यूज नहीं होगी। लाइटिक, लाइसिस, ये दोनों, लाइसिस मतलब ब्रेक, मतलब लाइटिक वाली साइकिल में क्या करता है, सेल को ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा अंडर सर्टेन कंडीशन। लेकिन कुछ कंडीशंस के अंतर्गत क्या होता है, लाइसोजेनिक जो फेज है वो लाइटिक साइकिल को क्या करने लगते हैं, फॉलो करने लगते हैं। तो पहले तो ये दोनों साइकिल्स अलग अलग पढ़ेंगे, फिर ऐसी कंडीशंस पढ़ेंगे जिसकी वजह से आपकी लाइसोजेनिक साइकिल किस में चेंज हो जाएगी, लाइटिक में चेंज हो जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, ये फेज है, बैक्टीरियोफेज आया और ये इसके टेल फाइबर्स है, इसकी मदद से अटैच होगा और अपना जो इसका जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर रिलीज करेगा। इसका प्रोटीन कोड अंदर नहीं जा रहा है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये आपका क्या है, बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया का अपना डीएनए है। तो सबसे पहला ये उसने इन्फेक्शन कर दिया, अंदर एंटर कर दिया। फेज डीएनए सर्कुलाइज एंड एंटर द लाइसोजेनिक साइकिल। आपका फेज डीएनए अपने आप में सर्कुलराइज हो जाएगा और क्या करेगा, अपना लाइसोजेनिक साइकिल में एंटर हो गया। थर्ड स्टेप में ये फेज डीएनए इस बैक्टीरिया के खुद के डीएनए के साथ जा करके क्या कर जाता है, इंटीग्रेट कर जाता है। तो फेज डीएनए इंटीग्रेट विद इन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल क्रोमोसोम में जा करके जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है वो क्या हो गया, इंटीग्रेट हो गया। तो अब अगर वाली स्टेज में देखेंगे, आपको ये ब्लू वाला पोर्शन बैक्टीरिया का डीएनए दिख रहा है और ये जो रेड वाला पोर्शन है ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए है। Occasionally, the prophase excises from the bacterial chromosome and enter the lytic cycle। ये तो आपका ये क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये वाली फेज, ये वाला जो फेज है इससे वो लाइटिक साइकिल में एंटर कर जाता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा कुछ कंडीशंस होनी चाहिए उसके लिए स्पेसिफिकली, वरना वो क्या करेगा, जो लाइसोजेनिक बैक्टीरियम है वो नॉर्मली रिप्रोड्यूस करता है और एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी सेल से तीसरी सेल, इस तरीके से डिवाइड करते रहता है। मतलब उसने सेल को हार्म नहीं करना है। यहाँ पे देखते हैं क्या है, फर्स्ट द फेज इन्फेक्ट इट्स न्यूक्लिक एसिड इनटू द होस्ट सेल। पहले उसने अपना जो फेज ने अपना जो न्यूक्लिक एसिड है वो होस्ट सेल में डाला है, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, फेज का जो न्यूक्लिक एसिड है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा होस्ट के जीनोम के साथ और इस स्टेज पे जो आपका न्यूक्लिक एसिड बना उसको प्रोफेज कहते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे देखें ये वाला शेप, दिस इज प्रोफेज, ओके, प्रोफेज नहीं प्रोफेज। Then replication of prophase genome along with the host genome as the host cell divide। अब क्या होगा, जैसे जैसे होस्ट का सेल डिवाइड करेगा वैसे वैसे आपका बैक्टीरिया जो आपका वायरस का डीएनए है वो भी क्या कर रहा है, आपका रेप्लिकेट कर रहा है। इन दिस प्रोसेस देर इज नो प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस प्रोजेनी। कोई भी प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो रहा है। अगर आप देख रहे हैं सिर्फ क्या हो रहा है, देखिए ये है बैक्टीरिया में चला गया, ये जो डीएनए प्रोफेज मान लीजिए जिसमें आपका वायरल डीएनए भी है और बैक्टीरिया का भी है। अब नॉर्मल जैसे ये सेल तो डिवाइड करेगा, तो जब ये सेल डिवाइड करेगा तो इसका डीएनए रेप्लिकेट होगा, तो जब ये इसका डीएनए रेप्लिकेट होगा तो इसके डीएनए के साथ साथ वायरस का डीएनए भी रेप्लिकेट हो जाएगा। तो नए वाले में भी अगेन थोड़ा बैक्टीरिया वाला पोर्शन, वायरस वाला पोर्शन, बैक्टीरिया वाला पोर्शन, वायरस वाला। लेकिन याद रखना है कि इसमें प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो रही है।
द बैक्टीरियल होस्ट आर नॉर्मली रिलेटिवली अनहार्म्ड बाय दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में बैक्टीरियल होस्ट जो है वो हार्म नहीं होते क्योंकि उनकी जो सेल है वो ब्रेक नहीं कर रही है. लाइसोजेनी अकर्स व्हेन अ फेज एंटर इनटू स्टेबल सिम्बायोसिस विद इज होस्ट बैक्टीरिया. इनका कहना है एक्करमैन का कि जो आपका जब ये लाइसोजेनी तब होती है जो बैक्टीरियोफेज का वायरस है वो वायरस जो आपका किसके साथ बैक्टीरिया के साथ एक स्टेबल सिम्बायोसिस में चला जाता है. द बैक्टीरियम इज कॉल्ड लाइसोजेन. उस बैक्टीरियम को लाइसोजेन कहते हैं विच लिटरली मीन्स कैपेबल ऑफ जनरेटिंग फेजेस दैट कैन लाइज. ऐसे फेजेस को आपका जनरेट करना जो लाइज कर सकते हैं. ठीक है. अ फेज कैपेबल ऑफ लाइसोजेनाइजिंग अ होस्ट इज कॉल्ड टेम्परेट फेज. और एक ऐसा फेज जो आपको होस्ट को लाइसोजेनाइज कर सकता है, लाइसोजेनिक साइकिल में एंटर करवाता है, उसे टेम्परेट फेज कहते हैं. इसीलिए लाइसोजेनिक साइकिल टेम्परेट साइकिल होती है. A key feature of lysogenic interaction is the integration of phase genome as a prophase into one of the host replicons. क्रोमोसोम हो सकता है, प्लाज्मिड हो सकता है या फिर दूसरा हो. तो आपको ये जो प्रोफेज बन रहा है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लाइसोजेनिक साइकिल का. लाइटेक साइकिल में आपको ऐसा देखने नहीं मिलेगा. ठीक है. चलिए, लाइटेक साइकिल में क्या हुआ है एक बार पहले थ्योरी देख लेते हैं. तो लाइटेक साइकिल को वायरुलेंट इन्फेक्शन भी कहा जाता है. फर्स्टली इंजेक्शन होगा फेज का न्यूक्लिक एसिड का किसमें, होस्ट सेल में. फेज जीनोम देन सिंथेसाइज द प्रोटीन दैट ब्रेक द होस्ट सेल डीएनए. अब यहाँ देखिए, यहाँ पे लाइसोजेनिक में फेज का जो आपका डीएनए था, जो उसका डीएनए वो खुद सर्कुलाइज हो गया था, उसके बाद वो होस्ट के साथ इंटीग्रेट कर गया था. लेकिन लाइटेक साइकिल में उसने ऐसा करा नहीं. उसने क्या करा, अपने खुद के प्रोटीन्स बनाने शुरू कर दिए. दिस अलाउ फेज टू टेक कंट्रोल ओवर द होस्ट सेल मशीनरी. और इसके थ्रू वो होस्ट की जो मशीनरी है उसके ऊपर कंट्रोल लेकर लेता है. उसके बाद अपने बाकी जो प्रोटीन्स हैं उनको बनाता है. द हेड शीथ आर असेंबल्ड सेपरेटली. अलग अलग हेड अलग बनता है, शीथ अलग बनता है. जेनेटिक मटेरियल पैक्ड इनटू द हेड एंड द न्यू डॉटर फेज पार्टिकल कंस्ट्रक्टेड. और अलग अलग पोर्शन बनता है. ऐसा नहीं है कि पूरा पहले एक साथ ही इस तरीके का फेज बनेगा, नहीं. हेड का पीस अलग बनेगा, कहीं कॉलर वाला पोर्शन अलग बनेगा, टेल फाइबर अलग बन होगा, और साथ में ही एक साथ क्या हो जाते हैं आपके पूरा इकट्ठे हो जाएंगे और पूरा जो फिर एक नई डॉटर फेज पार्टिकल बन जाता है. अल्टीमेटली फॉलोड बाय वीकनिंग ऑफ होस्ट सेल. ये होस्ट सेल की वीकनिंग करते हैं फ्रॉम फेज एंजाइम. और फाइनली उससे जो सेल है उसकी लाइसिस हो जाती है, जिसके अंदर से हंड्रेड्स ऑफ फेज प्रोजेनी रिलीज होती हैं. अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो पहला स्टेप है जिसने अपना जो वायरस ने अपना क्या करा है, जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया है. ये सर्कुलराइज हो गया है और सर्कुलाइज करके कि क्या कर रहा है, अपना नए फेस की देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ये हेड वाला पोर्शन अलग बन रहा है, ये टेल वाला पोर्शन अलग बन रहा है, ये कॉलर वाला शीथ वाली पोर्शन अलग बन रही है, राइट. ये सब इकट्ठे आते हैं और अपना डीएनए अलग बना रहा है और असेंबलाइज हो जाएंगे. और जब ये असेंबलाइज हो जाते हैं अपना प्रोटीन्स रिलीज करते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं और अपने ये जो सेल है जिसके अंदर रह रहे थे उसको लाइसिस करके बाहर निकल जाएंगे. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लाइटेक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल. पहला डिफरेंस तो याद रखिएगा कि लाइसोजेनिक में वो अपने आप को सर्कुलाइज नहीं करता है, अपने को इंटीग्रेट कर लेता है, जबकि लाइटेक साइकिल में अपने आप को सर्कुलाइज करके खुद के प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देता है. इसके अलावा लाइटेक साइकिल टेम्परेट है, जबकि लाइसोजेनिक साइकिल टेम्परेट है और लाइटेक साइकिल आपकी वायरुलेंट है क्योंकि वो सेल का ब्रेकेज करती है. ओके. नाउ अब हमने ऐसी कंडीशंस पढ़ी, हमने स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंतर्गत जिसकी वजह से लाइसोजेनिक साइकिल जो सेल को हार्म नहीं कर रही थी, बैक्टीरियल सेल को, वो एक ऐसी साइकिल में चेंज हो जाती है जो वायरुलेंट है. सो ऑल्दो लाइसोजेनिक फेज डू नॉट डिस्टर्ब द बैक्टीरियल सेल्स, दे आर मेटाफोरिकली कंसिडर्ड द टाइम बॉम्ब. उनको टाइम बॉम्ब कहा जाता है. क्यों? दैट विल एक्सप्लोड द बैक्टीरियम इन हार्श एंड अनसस्टेनेबल कंडीशंस. जब अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी, हार्श कंडीशन होंगी, वो क्या कर जाती हैं, स्विच कर जाती हैं, इसीलिए उन्हें टाइम बॉम्ब बोला जाता है. अंडर स्ट्रेसर्स, स्ट्रेसफुल कंडीशन जैसे यूवी लाइट हो गया या लो न्यूट्रिएंट कंडीशन है या कोई केमिकल्स हैं, प्रोफेज क्या करता है, अपने आप को एक्सट्रैक्ट कर लेता है होस्ट जीनोम से और एंटर कर जाएगा लाइटेक साइकिल में. आप समझिए कितना ईजी है उसके लिए करना. अगर आपको याद है प्रोफेज मतलब क्या है, ये मान लीजिए बैक्टीरिया वाला पोर्शन है और इसी में उसने अपने आप को इंटीग्रेट कर लिया, राइट.
जब इसको अलग होना है, लाइटिक साइकिल में एंटर करना है, तो इसने सिर्फ इतना काम करना है कि ये वाला डीएनए को अलग सर्कुलराइज कर लेना है। तो जब ये लाइटिक साइकिल में जाएगा, ये अपना डीएनए सर्कुलराइज कर लेगा, बैक्टीरिया वाला अलग हो जाएगा। अब क्या करेगा, ये इसकी मशीनरी का यूज़ करेगा, अपने प्रोटीन्स बनाएगा, हेड बनाएगा, शीथ बनाएगा, टेल फाइबर्स बनाएगा, कंबाइन करके अपना जो डीएनए है उसको रेप्लिकेट करेगा। और इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, आपका इंडक्शन कहा जाता है। ओके, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये डायग्राम, ये कैसी साइकिल है, लाइसोजेनिक साइकिल है। ये कैसी साइकिल है, लाइटिक साइकिल है। इसमें क्या करा, सबसे पहले बैक्टीरियोफेज ने अपना डीएनए इंसर्ट करा, ठीक है, और यहाँ पे ये प्रोफेज बन गया बैक्टीरिया डीएनए के साथ आपका वायरस का डीएनए, और रेप्लिकेशन होगा तो सेम इसी की कॉपी। देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक ये है और दूसरा ये है, दो एग्जैक्ट कॉपी बन जाएंगी रेप्लिकेशन जब होगा। और फिर देन सेल डिवाइड, क्योंकि पहले आपका कैरियोकाइनेसिस हुआ, कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस हुई तो एक की जगह कितनी सेल बन गई, 2 सेल बन गई। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वो अपना उसमें इंटीग्रेट नहीं होता, अपना अलग सर्कुलाइज करता है, खुद के पार्टिकल्स बनाएगा, होस्ट की मशीनरी यूज़ करेगा। तो इसने यहाँ से यहाँ लाइसोजेनिक से लाइटिक जाने में क्या होगा, जो प्रोफेज है, इंडक्शन अंडर द स्ट्रेस कंडीशन, यूवी रेडिएशंस, कोई केमिकल हो गया, न्यूट्रिशन की कमी हो गई, तो ऐसे में क्या करेगा, ये जो अभी तक यहाँ पे इस पोर्शन के साथ बधा हुआ था, अपना क्या हो गया, अलग हो गया और सर्कुलाइज हो गया, और अब वो होस्ट की मशीनरी यूज़ करेगा अपने प्रोटीन्स बनाने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एमसीक्यूज के थ्रू भी कि जो आपका प्रोटीन के सिंथेसिस कौन सी वाली बैक्टीरियोफेज की कौन सी साइकिल में होते हैं, लाइटिक साइकिल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या लाइसोजेनिक। तो प्रोटीन का सिंथेसिस लाइटिक साइकिल का है, प्रोफेज लाइसोजेनिक साइकिल का है, टेम्परेट लाइसोजेनिक है, जबकि वायरुलेंट आपके लाइटिक साइकिल है। तो ये सब था आपका बैक्टीरियोफेज के बारे में और उसकी लाइफ साइकिल के बारे में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, एंड थैंक यू।